हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है, वो है अल्टरनेटिंग करंट से। और इस जो सेशन है ये चलेगा 4-5 लेक्चर्स का। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे फॉर नीट एंड जेई के प्रिपरेशन के लिए। सो बेसिकली हम इसमें थ्योरी तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट के उसके सारे कॉन्सेप्ट आर पर सर्किट, एल सर्किट, आरएलसी सर्किट और अनुनादी आवृत्ति और ट्रांसफॉर्मर सारी चीजें और आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सारी चीजें ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर हाईयर लेवल तक हमने सारा जो थ्योरी है, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो करवा चुका है। अगर आपने वो एसी सर्किट का हमारे जो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप आई टैब पे जाइए, वहां पे देखिए, आई टैब पे मिलेगा। और जो वीडियो के लास्ट में हम जो है प्लेलिस्ट डाल देंगे, उस पर जाके आप अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड 7-8 लेक्चर्स हैं, उसमें पूरी अल्टरनेटिंग करंट बेसिक से लेकर हाईयर तक है, जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप वहां जाके देख लीजिए, फिर एमसीक्यूज करने में बड़े आसानी पड़ेगी। और वैसे मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, आपका एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और अगर आप और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द आरएमएस आई आरएमएस इफ आई इक्वल टू 3 + 4 sin ओमेगा t + π/2। यानी कि हमें जो आई आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान होता है इसका, इस करंट इस आई के लिए इसका वर्ग माध्य मूल मान। तो क्या था, आई आरएमएस यानी वर्ग माध्य मूल मान। यानी पहले वर्ग निकालेंगे, फिर उसका माध्य। माध्य क्या होता है, जो फंक्शन है उसका dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देते हैं और नीचे dt हो जाता है, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t, 0 से t। वैसे दे रखा होगा कि भाई कितने चक्कर के लिए, 0 से 2t टाइम के लिए या 0 से π/3 टाइम के लिए, पर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो हम 0 से t मान लेंगे, यानी एक पूरे चक्कर के लिए मान लेंगे। अगर इधर मेंशन कर रखा होता है जैसे 0 से π/3 टाइम के लिए, सॉरी 0 से 2 सेकंड या 0 से π/3 या 2π/3 या 2t जो भी टाइम के लिए दे रखा था, तब हम वो लिमिट लगा देते। लेकिन नहीं दे रखा तो 0 से t हम लेके चलेंगे। ये हो गया वर्ग, उसके बाद माध्य हो गया ये, उसके बाद मूल यानी अंडर रूट। तो ये वैल्यू, ये होता है हमारा वर्ग माध्य मूल मान। तो चलो सबसे पहले हम आई स्क्वायर करते हैं। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका हो जाएगा 16 sin स्क्वायर ओमेगा t + π/3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। और उसके बाद 2ab हो जाएगा, तो 24 sin ओमेगा t + π/3। यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या किया, a² + b² + 2ab कर दिया, a² + b² + 2ab। तो आई स्क्वायर आ गया। अब इसका dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यानी dt करेंगे। तो हम इसको करते हैं, आई स्क्वायर dt करेंगे तो क्या होगा, तो होगा हमारे पास 9 + 16 sin स्क्वायर ओमेगा t + π/3 + π/3 + 24 sin ओमेगा t + π/3 हो जाएगा। ये फंक्शन है, आई स्क्वायर कर दिया, इसके बाद मैंने dt कर दिया ना। ये क्या हो गया हमारे पास, आई स्क्वायर dt। अब इसका लिमिट लगा दें 0 से t, 0 से t, 0 से t, है ना। ये हो गया आई स्क्वायर dt 0 से t। इसके बाद नीचे कर देंगे हम, क्या कर देंगे, 0 से t dt भी कर देंगे नीचे, और इधर भी 0 से t, 0 से t dt कर देंगे, 0 से t dt कर देंगे। उसके बाद इसका पूरा रूट ले लेंगे। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं रूट ले लूंगा, तब हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम एक बार यहाँ से मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम मिटा देते हैं, पूरा स्क्वायर किया हमने, उसका dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन अब हम करते हैं। तो देखो dt है, पहले मैं इसके साथ dt कर दूंगा, इसके साथ dt, फिर इसके साथ, तीनों के साथ मैं अलग अलग ले लूंगा। ऐसे समझते हैं ना कैसे करते हैं, जैसे इधर हो कि 2 + 3t इंटू dt, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2dt + 3t dt, यानी अंदर वो हो जाएगा, सबके साथ में वो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 9 dt करूंगा, यानी 9 का इंटीग्रेशन करूंगा, 9 dt करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वो समझ गए, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैं सीधे डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका तो 90 हो जाएगा, है ना, या फिर 90 हो गया, 90 हो गया प्लस 16 इसका कर दूंगा sin स्क्वायर ओमेगा t + π/3 dt, है ना। इसका भी बेसिकली dt होगा। चलो मैं इधर dt करता हूँ, 9 dt, है ना, 0 से t, ये प्लस 24, 0 से t 24 sin ओमेगा t + π/3 dt। ये समझ में आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dt का करेंगे तो t हो जाएगा, t - 0 t आ जाएगा, यानी नीचे ओवरऑल वैल्यू t आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू नीचे आ जाएगी। आप साथ ही साथ नोट करते जाना, तो ओवरऑल वैल्यू नीचे क्या आ जाएगी, t आ जाएगी। समझ में आ गया कैसे है, क्योंकि 0 से t dt है, dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन t होता है, और फिर लिमिट रखेंगे 0 से t करेंगे तो t - 0 दैट इज t आएगा, है ना। इज क्लियर, से मैंने t लिख दिया। अब 9 dt, 9 कांस्टेंट है वो 12 आ जाएगा, dt का t हो जाएगा, तो 9 t कर दूंगा और लिमिट लगा दूंगा 0 से t + 16। अब sin स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, पर हमें पता है कि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। जो sin स्क्वायर थीटा ये है, ये दे रखा है, तो
तो इधर से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। इसको मैं रीअरेंज करने के बाद तो क्या है, मैं लिख देता हूँ बस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या था मेरे पास, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये थीटा था। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 नीचे 2 आ जाएगा, है ना। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से टी डी टी कर दूंगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। प्लस 24 बार आ जाएगा, 24 बार आ जाएगा। साइन का क्या हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है। क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और नीचे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। क्यों आया पूछो, क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि साइन के साथ थीटा है तो साइन का कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन हम dt करें ना तो dt के साथ अगर मल्टीप्लाई में कुछ होता है ना, अगर कुछ नहीं हो तो कुछ नीचे जैसे मल्टीप्लाई में इसमें ओमेगा तो नीचे ओमेगा आ जाएगा। इधर 2t होता तो नीचे 2 आ जाता। अगर इधर सिर्फ t होता ना तो मल्टीप्लाई में 1 है तो नीचे 1 आ जाता। 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लेकिन अभी ओमेगा है तो नीचे ओमेगा लगा दिया। समझ में आ गया। इधर लिमिट रख दूंगा 0 से t रख दूंगा, 0 से t रख दूंगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा 9t माइनस 0 तो 9t हो जाएगा प्लस 16 इज इट क्लियर स्टूडेंट। 16 रखूंगा या फिर मैं इससे हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा ना तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 2 बार निकाल लिया। इसका करूंगा तो t हो जाएगा, 1 का dt से t हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी उसमें एक अलग अलग किया था ना, जैसे 2 प्लस 3t dt था तो 2 dt कट गया प्लस 3t dt किया। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है तो 1 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 dt कर दूंगा ना, अलग अलग कर दूंगा तो 1 dt का तो t हो जाएगा, है ना। माइनस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस का अपॉन 2 ओमेगा आ जाएगा। क्योंकि देखो कॉस का साइन होता है, लेकिन अंदर फिर क्या आ रहा है, 2 ओमेगा टी आ रहा है प्लस 2 पाई बाई 3 है, उसका तो कोई होगा नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। बाद में इंटीग्रेशन जो सीरीज में करते हैं, जैसे साथ है ना टी स्क्वायर ई टी स्क्वायर है तो पहले टी स्क्वायर का कर लेंगे, फिर ऐसे करके लगातार सीक्वेंस में करते हैं तो का करेंगे तो 2 ओमेगा नीचे आ जाता है। अगर अभी जैसे ओमेगा जैसे होता है ना, अभी जस्ट मैंने पिछले वाले में बताया था, इसमें बताया था नीचे ओमेगा गया था, ओमेगा टी था। टी के साथ जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका जो फंक्शन है उसके साथ कोई होता है ना वो नीचे आ जाता है। ऐसी dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt इधर आ रहा है, t इधर आ रहा है, उसके साथ में ये 2 ओमेगा आ रहा है तो 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। लिमिट लगा दूंगा 0 से t लगा दूंगा प्लस 24 बाई ओमेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 0 से t। अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, तो बेस और नीचे t तो चल ही रहा है, मैंने बताया था नीचे t तो चल रहा है। तो जब फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगा गाइस, मैं एक बार और मिटा देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर समझ में आ जाएगा। प्लस 80 हो जाएगा 80, बाकी जो इनकी वैल्यू है इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इन सब की आप खुद रखने की कोशिश करना गाइस। जैसे रखता हूं मैं -8 साइन ओमेगा 2 बार है और ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा होता है कि 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी इंटू लिमिट रख दिया ऊपर वाली इंटू टी प्लस पाई बाई 3 इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं कर दूंगा क्या, 0 से टी कर दूंगा प्लस 24 बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी को 2 पाई बाई टी करता हूँ, 2 पाई बाई टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है, इंटू प्लस पाई बाई 3 दैट इज 0 से टी कर दूंगा, 0 से टी। तो इनको तो मैं लिख दूंगा 17t और नीचे टी चल रहा है, वो गाइस मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाना, नीचे टी चल रहा है ना। -8 साइन क्या करूंगा मैं, साइन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्योंकि 4 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा, यानी दैट मीन्स कि जैसे ये एक तरह से क्वाड्रेंट है तो 2 पाई तो ये पूरा हो गया प्लस थीटा, यानी इसी में आ गया तो साइन थीटा ही कह सकता हूँ ना मैं। मेरा मतलब है कि 2 पाई प्लस थीटा दैट मीन्स पहले तो 360 डिग्री 2 पाई चले, फिर उसके बाद थीटा और जोड़ रहे हैं, तो बेसिकली यही है। जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से चला पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई चल गया, फिर थीटा और चल गया, तो नेट हमारा रिजल्ट कहां से हुआ, थीटा ही हुआ ना। एक बार चक्कर आगे दूसरी बार हो गए तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको साइन 4 पाई को मैं करूंगा तो 2 पाई में तोड़ के 2 पाई प्लस 2 पाई तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, फिर ये साइन थीटा हो जाएगा, फिर वापस 2 पाई आ रहा है तो वैसे करके 2 पाई बाई 3 वैल्यू आ जाएगी, साइन 2 पाई बाई 3 वैल्यू आ जाएगी, है ना। 0 से टी तो खैर मैंने अभी रखा नहीं है तो रख लिया बेसिकली 2 पाई बाई 3 ऊपर वाली लिमिट। अब नीचे वाली लिमिट रखूंगा, नीचे वाली लिखूंगा तो साइन 2, अब
जो है यहाँ पे टी था ना, इधर टी आ रही थी, तो टी की जगह पहले कैपिटल टी रखा था। अब टी की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जीरो रख दूंगा। क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ना, 2 पाई बाई 3। तो देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। वैसे ही जब इनको करोगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 17t/17। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 17। तो ये क्या आ रही है, आई एवरेज आ रही थी, यानी आई स्क्वायर डी टी अपॉन dt करने के बाद आ रही। तो हमें क्या चाहिए, वर्ग माध्य मूल मानना। हमने वर्ग भी निकाल लिया, इसका माध्य भी निकाल लिया ना, dt के सापेक्ष मूल, यानी इसका अंडर रूट निकालना। तो क्या आ जाएगा, √17 हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, √17। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √17। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें क्या है, E इक्वल टू E0 cos ओमेगा, यानी ये विद्युत वाहक वाले उसका फॉर्मूला लिखा है। जैसे I इक्वल टू I0 cos थीटा होता है, और साइन का वो V का होता है, V इक्वल टू V0 साइन cos ओमेगा टी या cos थीटा होता है। तो V0 क्या होती है पता है आपको, मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस भी फंक्शन का उसके आगे वाली मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। और देयर का द पीक वैल्यू ऑफ E इज 10 वोल्ट, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E एट t इक्वल टू 1/600 सेकंड, यानी तब हमें E का ताक्षणिक मान ज्ञात करना है। क्या ताक्षणिक मान, कितने टाइम पे, 1/600 सेकंड पे हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली फॉर्मुला होता है ताक्षणिक मान का होता है। जैसे टी रखा उस टाइम पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, टी बड़ा 2 सेकंड पे इतना, 3 सेकंड पे इतना आ गया, तो हमें बस ये फाइंड करना है टी इक्वल टू 1/600 सेकंड पे इसकी E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस सीधे हम निकालते हैं इसको, आंसर हमें सब कुछ दे रखा है। E इक्वल टू क्या होता है, E0 cos ओमेगा टी को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 2πf कर सकता हूं, है ना, 2π/t 1/t कर सकता हूं, वर्टिकल या 2πf कर सकता हूं। f इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनटू t दे रखा है। ये समझ गए, ओमेगा को मैंने चेंज कर लिया बस। अब मैं रख लेता हूँ वैल्यू E0 मेरे पास दे रखी है 10 मैक्सिमम वैल्यू, और cos 2π और f की वैल्यू भी दे रखी है मेरे पास 50 इंटू टाइम मुझे पता है 1/600। बस हो गया आंसर, 2π, यानी ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू कॉस 100 पाई 600 है ना। तो करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको ऐसे कर दिया ना 100 इंटू पाई। तो 100 से काटूंगा, 600 में डिवाइड करूंगा तो 1/6 आ जाएगा, तो π/6 हो गया ना, π/6 cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन π/6 की 1/2 होती है, और साइन जो होता है π/3 उसकी होती है √3/2। ऐसे cos π/6 की √3/2, cos π/3 की 1/2, यानी इनका उल्टा होता है। जैसे साइन के लिए जो π/6 की होती है वो वैल्यू cos के लिए π/3 की होती है, जो साइन के लिए π/3 की होती है cos के लिए π/6। तो cos π/6 है √3/2, तो 100 इंटू √3/2 दैट इज डिवाइड करूं तो 5√3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें जो वोल्टेज है उसकी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 100 sin 100πt cos 100πt। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो वोल्टेज है उसका समय के साथ, या टाइम हमारा बाकी सब कांस्टेंट है, टाइम के साथ जो है वो इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा, V0 यानी जो मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी जो है जो वोल्टेज का अधिकतम मान 100 वोल्ट होगा, या 100/√2 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन देके हमें चेक करना भाई क्या होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज का फॉर्मूला था वो होता है V0 या V मैक्सिमम पीक वैल्यू, वो हमें 3 ऑप्शन में दे रखा, वो हमें चेक करना है। V मैक्स साइन ओमेगा टी या साइन थीटा कह सकता हूँ एक बार, टी की फॉर्म में जो भी थीटा है ना, या फिर कह सकते हैं V0 cos थीटा हो सकता है ना, मतलब जो साइन या कॉस का किसी एक का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन इधर देखो दो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं ना, दो इस तरीके से इसमें दो हैं जो धारा दो वोल्टेज हैं, दो अलग अलग वोल्टेज वो एक तरह से आपस में कंबाइंड हो रखी है। तो बेसिकली मुझे इनमें से एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो पूरा साइन में कन्वर्ट कर दो साइन कॉस को, या पूरे कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि साइन में आसान है। देखो ये पूरा मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो इससे मैं आराम से सिर्फ साइन की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको साइन 100πt cos 100πt ये मैंने लिख लिया। अब क्या करूंगा मैं, V इक्वल टू 50 इंटू 2 कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा का मुझे फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, वो sin 2 थीटा होता है। तो sin 100πt cos 100πt इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। मैंने क्या किया, 100 को 50 इंटू 2 में तोड़ दिया, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो गया। ये देखो 2 sin थीटा ये पूरा है, और ये दोनों सेम आ रहे हैं। देखो थीटा, अगर मैंने 100πt थीटा मान ली तो इधर का sin थीटा, इधर भी इधर cos थीटा हो जाएगा। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, ये होता है मेरे पास sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। तो बस 2 sin थीटा cos थीटा की जगह मैं sin 2 थीटा कर देता हूँ। तो 50 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा की जगह मैं क्या सकता हूँ, sin 2 इंटू थीटा क्या था 100πt, तो 100πt
टी इज इक्वल टू, जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 साइन 200 पाई टी। तो हमारे पास वोल्टेज की एक जनरल इक्वेशन आ गई, नॉर्मल इक्वेशन जो साइन की फॉर्म होती है, जैसे v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या वी नॉट कॉस थीटा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 50 आ रही है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। अब हम एक बार फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अंदर जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा टी होता है ना, साइन ओमेगा टी आता है, हमें पता है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज का इक्वेशन होती है। तो ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा है 200 पाई के बराबर है, क्या है 200 पाई। कंपैरिजन करेंगे ना ओमेगा टी से टी कट जाए तो ओमेगा 100 200 पाई के बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा को मैं क्या सकता हूँ 2 पाई एफ लिख सकता हूँ ओमेगा को, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी वाला करना पड़ेगा। 2 पाई बाई टी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आवर्तकाल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रखी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 200 पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, तो एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, लेकिन यहाँ 50 लिख रखिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गाइस हमारे पास इक्वल्स टू E1 sin ओमेगा टी प्लस E2 cos ओमेगा टी की इक्वेशन दे रखी है कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा विभव यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है इक्वल्स टू E1 sin ओमेगा टी प्लस E2 cos ओमेगा टी। देन फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मींस कि हमें ERMS यानी जो E दे रखा है इसकी वर्ग माध्य मूल मान फाइंड करना है। तो एक मैं इस तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुका हूं, इससे दो क्वेश्चन पहले 2-3 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, उसमें भी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी थी। उसमें क्या करना था, सबसे पहले वर्ग यानी स्क्वायर करना था। क्या करना था, किसी भी चीज जैसे ई का है तो पहले ई स्क्वायर करेंगे वर्ग, उसके बाद माध्य यानी डीटी के सापेक्ष इंटीग्रेशन अपॉन नीचे डीटी हो जाएगा, है ना। अब जितना टाइम देगा इंटरवल 0 से टी या वो भी देगा कहां तक, ये कर लेंगे। जब वर्ग हो गया, माध्य हो गया, उसके बाद मूल यानी रूट निकालेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने बताया था, पहले स्क्वायर किया था, उसके बाद मैंने लिखा था उसका एवरेज एंड फाइंड, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दैट फंक्शन। सो इस तरीके से हमने क्या निकाला था, आरएमएस वैल्यू निकाली थी। तो इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम कर सकते हैं। पहले क्या, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ई का स्क्वायर यानी E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 E1 E2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। उसके बाद ई स्क्वायर आ गया, उसके बाद dt के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल नीचे टी लगा देंगे, इससे हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो उसको जब फर्दर इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू है उसका हम अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। आप खुद कर सकते हैं, आपका खुद का होमवर्क है। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करवाने की कोशिश करता हूं, इस मेथड को आप भूलना मत, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चनों में ये मेथड तो आरएमएस का जो मैंने अभी बताया तो हर क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन जो अभी मैं बताने वाला हूं वो कुछ स्पेशल कंडीशन के लिए ही अप्लाई होता है। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, अगर वो मेथड नहीं लग रहा हो तो ये तो लग ही जाएगा। तो ये मेथड आप खुद करना ट्राई करना, आपके होमवर्क है, मैं दूसरे मेथड से कराता हूं। तो इस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, किसको, इस इक्वेशन को क्या दे रखे, इक्वल्स टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 cos ओमेगा टी। तो क्या है, समझ में आ गया, मैंने इक्वेशन लिख ली। सो मुझे पता है कि भाई ये देखो, ये एक इक्वेशन बन रही है, ये होती है ना v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी V2, है ना, ये इक्वेशन होती है एक तरह से v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट cos ओमेगा टी, जो एक जनरल इक्वेशन होती है। तो एक तो ये आ गई, ये आ गई E डैश के लिए, E1 डैश के लिए, ये दूसरी इक्वेशन आ गई E2 डैश के लिए, है ना। यानी कि इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि दो एक तरह से तरंग के तरंग के रूप में अज्यूम करो। जो तरंग होती है ना, वेव होती है, उसकी तरह अज्यूम करो। 11th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कि देखो ये एक तरंग आ गई या एक वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया, ये एक दूसरी तरंग या दूसरी वोल्टेज है। तो यानी एक तरह से दो वोल्टेज आपस में कंबाइंड हो रही है। अब फिर हम तरंग की या वेव के रूप में अज्यूम करें तो ये वन वेव हो गई है, दूसरी वेव हो गई। तो हमने पढ़ा होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपने अज्यूम किया होगा। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें होता है कि दो एक से ज्यादा तरंग अगर आपस में कंबाइंड होती है तो उनको ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर तीसरी तरंग हो तो E3 साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, जो भी है, इस तरीके से E3 E4 ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से दो तरंग अध्यारोपित हो रही है। बेसिकली तरंग तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, पर जो दो वोल्टेज हैं, दो वोल्टेज सोर्स अध्यारोपित हो रहे हैं। तो बेसिकली जब तरंग है ना, वोल्टेज सोर्स अध्यारोपित हो रही है, समझ में आ गया। अब ऐसे तरंग के कॉन्सेप्ट में आ जाए, जब दो तरंगे अध्यारोपित होती है, E1 और E2 दो तरंगे है ना अध्यारोपित होती है, E1 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, जो भी आ रहा है। तो जो इसकी E की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है रूट इसका स्क्वायर E1 का स्क्वायर प्लस रूट E2 का स्क्वायर, ये होता है प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है, यानी जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आ जाता है। ये
तरीका होता है ई मैक्सिमम फाइंड करने का। तरंग के जो इक्वेशन होती है, तरंग में जो अध्यारोपण लगता है, तब जो नई तरंग बनती है, जो अध्यारोपित 3-4 अध्यारोपित तरंगें होगी, उनके बाद जो एक जनरल इक्वेशन बनती है तरंग की, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो जो भी तरंग होती है उन सबका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आगे वाली, उनका स्क्वायर कर दो प्लस 2e1 e2 cos थीटा। अगर 3 तरंग हो तो e3 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा प्लस 2e1 e3 cos थीटा। इस तरीके से वो जनरल तरीके से होता है, सॉल्व करते हम जाएंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे जो ई मैक्सिमम होगी, ई मैक्सिमम क्या होगी? वो होगी हमारे पास रूट e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2e1 e2। इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है, क्योंकि ये साइन थीटा है। अब ये cos ओमेगा टी आ रहा है। मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या कर सकता हूं? मैं इसको कर सकता हूं, इसको मैं cos ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस ये थीटा है तो क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा, cos ओमेगा टी आ जाएगा, यही बन जाएगा। तो ऐसे कर सकता हूं। तो देखो इधर ओमेगा टी π/2 आ रहा है, यानी ये π/2 है ना। इसमें इन दोनों के बीच में कलांतर क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसमें से इसको घटा, नहीं इसमें से इसको घटा दो तो माइनस π/2, तो माइनस π/2 या प्लस π/2 रखेंगे, क्योंकि cos में रखेंगे ना, cos माइनस π/2 रखेंगे तो cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है। क्या होता है? cos थीटा ही होता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है? इनके बीच में एंगल cos π/2 रख दूंगा ना मैं, cos π/2, क्योंकि एंगल इनके बीच में cos π/2 आ रहा है। तो cos π/2 की वैल्यू मुझे पता है, cos 90 की 0 होती है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी पूरी, क्योंकि गुणा में आ रहा है ना, तो ये 0 हो गई, तो ये मल्टीप्लाई वाली भी पूरी टर्म हो जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा? रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? ई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। और हमें फाइंड किसकी करनी है? ERMS। तो हमें पता है कि ERMS क्या होता है? ERMS होता है ई मैक्सिमम बाई √2, यानी ई मैक्सिमम का √2 गुना होता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया? तो हमारी प्लेलिस्ट है फिजिक्स जो है अल्टरनेटिंग करंट, हमने पूरा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 10 से 12 लेक्चर लिए, उनको एक बार जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया। सो ई मैक्सिमम अपॉन √2, तो बस वैल्यू रख दो। ई मैक्सिमम क्या है? रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर अपॉन √2। अब दोनों में √2 आ रहे तो मैं एक साथ पूरे पे लगाता हूं, मैं √2 कर सकता हूं ना। तो देखो ऑप्शन सी, डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया क्या क्या? कि जो जनरल फॉर्मूला होता है ERMS का, कि स्क्वायर निकालो, एवरेज लो, उसके बाद रूट निकालो, वो तो सब कर लेंगे, उसको आना ही चाहिए। उसके बाद मैंने अदर फॉर्मूला लगाया, क्या? तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करते हुए। इसमें 2 अध्यारोपित हो रही है, तो रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा, और इनके बीच में एंगल 90 आ जाएगा। मैंने बता दिया कैसे आएगा, और फिर इसके बाद सॉल्व फर्दर सिंप्लीफाई किया, और ERMS क्या आएगा? ई मैक्स बाई √2। तो ई मैक्स वैल्यू आ गई थी, उसके बाद √2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ऑप्शन सी, डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्वल टू E0 sin 2π/t इंटू टी। ये 2π/t क्या होता है? ओमेगा पता है, ओमेगा होता है 2π/t भी कह सकते हैं, या फिर 2πf, ये दोनों होता है इसके फॉर्मूला, क्योंकि t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा आपने पढ़ा होगा, ये आपने आई होप आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2π/t हो जाएगा। तो ये ओमेगा होता है, एक तरह से हमारे पास फॉर्मूला लिख रखा है, E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ सॉरी गाइस, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी जो ये वोल्टेज दे रखी है, विद्युत वाहक बल दे रखा है, उसके हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है t/2 टाइम इंटरवल के लिए, यानी जो t/2 टाइम इंटरवल है, समय अंतराल के लिए हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें स्पेसिफाई तो कर नहीं रखा कि भाई 0 से t/2 टाइम इंटरवल हो, या t/2 से t टाइम इंटरवल के लिए भी, तो जो अगर हम t/2 से t के समय के लिए देखें तो भी तो इनके बीच में टाइम इंटरवल t/2 ही आ रहा है ना, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे। सपोज करो एक तो मुझे टाइम इंटरवल t/2 सपोज करो 4 है, तो 0 से 4 के बीच भी 4 हो सकता है। मैं बोलूं 4 से 8 के बीच में भी तो टाइम इंटरवल 4 आ रहा है। मैं बोलूं 8 से 12 के बीच में भी तो 4 ही आ रहा है। मैं बोलूं 6 से 10 के बीच में भी तो टाइम इंटरवल 4 आ रहा है ना। तो बेसिकली ऐसे टाइम इंटरवल देगा t/2 स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि भाई 0 से t/2 है, या t/2 से t टाइम इंटरवल है, इनके बीच में टाइम इंटरवल है ना। तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा, बस इतना दे रखा कि जो टाइम इंटरवल है, समयांतराल t/2 होना चाहिए। तो हम बेसिकली ग्राफ बना लेंगे। हमें पता है कि E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी है, sin 2π/t इंटू टी है। टी क्या है? यहाँ पे आवर्तकाल है। क्या है? आवर्तकाल। तो हमें पता है कि जो इसका ग्राफ होता है ओमेगा टी वाला, साइन का ग्राफ है, तो यहीं से 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। ये क्या है? हमारे पास टी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक चक्कर हो गया। इसके बाद वापस ऐसा ही रिपीट हो जाएगा, फिर वापस ऐसा ही रिपीट हो जाएगा, तो ये टी हो जाएगा। ये ऑब्वियसली t/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो आप वैल्यू पुट कर दो भाई, टाइम की जगह अगर टी रखेंगे ना, तो इधर टी रखो, टी की जगह टी रखेंगे तो टी से टी कट जाएगा, sin 2π की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास 0 ही बन रहा है। देखो यहाँ पे टी समय हमारे पास ये आ गया ना यहाँ पे। अब मैं रखूं t/2 समय रखूं इस पे, तो t/2 है ना,
ये रखो, तो टी से टी कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ऑब्वियसली आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे, यहाँ t/2 है तो ये क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। अब t/4 पे अपने आप मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, करके रखते हैं, हम रख के देखते हैं। t/4 तो टी से टी कट जाएगा, 2 से नीचे कटेगा तो साइन पाई/2, साइन पाई/2 मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना e0, तो यहीं पे आएगी t/2 पे। तुम्हारे ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अब देख लो कि जो टाइम इंटरवल है, इधर मुझे पता है t/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सॉरी गाइस, ये हो जाएगा 3t/4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 से t/4 इधर और जोड़ेंगे तो t/2 में t/4 जोड़ेंगे तो 3t/4 में t/4 जोड़ेंगे तो t बन जाएगा, यानी मैंने t/4 के अंतराल में गैप में कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि भाई जो है t/2 टाइम इंटरवल के लिए जो हमेशा 0 रहेगा, जो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, या कभी भी 0 नहीं होगा, या 0 पॉसिबल है, या फिर हमेशा 2E0/पाई होगा। तो देखो इसके लिए हम चेक करें 0 से t/2 इस अंतराल के लिए, तो 0 कैन सॉरी गाइस, सो ऑलवेज 0 तो हो नहीं सकता है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, क्योंकि 0 तो यहाँ पे हमेशा तो कहां दिख रहा है, इधर तो 0 दिख ही नहीं रहा, इधर भी नहीं दिख रहा है ना। अब नेवर जीरो तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, यहाँ पे तो आ रहा है ना वैल्यू, क्योंकि हम इसलिए क्योंकि इसमें नेवर 0 तो हाँ ये हो सकता है, नेवर 0 इसलिए हो सकता है क्योंकि एवरेज वैल्यू पूरी आ जाएगी, ये पूरी एवरेज वैल्यू है, तो पॉजिटिव में आएगी, तो नेवर 0 ये पॉसिबल है ना। और 2E0/पाई इसको हम अभी देखते हैं, और 0 कैन बी इसको भी हम अभी चेक करते हैं। पहले इंटरवल ले लिया, हमें पता चल गया ये तो होगा नहीं है ना। अब मैं इस इंटरवल के लिए लूं, यहां से यहां तक के लिए ये लूं, ये भी तो t/2 इंटरवल है ना, इसके लिए लूं, तो इसके लिए देखो जो है ये और ये दोनों नेगेटिव आ गए ना, एवरेज वैल्यू है तो ये दोनों जुड़ते हैं ना, जुड़ जाएंगे तो इधर प्लस और इधर माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगी, तो 0 कैन बी, सो ऑलवेज 2E0/पाई भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है ना। और नेवर जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अभी 0 आ गया ना हमारा, इधर आ गया, तो ये नेवर 0 वाला भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने एलिमिनेट कर दिया। और अपने आप देख लो भाई, चारों में मैंने ग्राफ बनाया, मुझे पता चल गया भाई, अगर मैं इस इंटरवल के लिए लेता हूं वैल्यू, तो इधर प्लस आएगी उतनी और उतनी इधर माइनस आएगी, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। और ऑलवेज 0 इसलिए नहीं हो सकता, ऑलवेज 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं इस इंटरवल के लिए लूं तब तो 0 आ नहीं रहा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं 6th क्वेश्चन को देखता हूं कि 6th क्वेश्चन में ये वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला लिख रखा है, v = 220√2 sin 100πt प्लस π/2 क्या है, ये कलांतर है, मैंने बताया था sin ωt प्लस फाई होता है, फाई कलांतर होता है। बेसिकली हम जब कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, तो फाई को 0 मान लेते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए। बेसिकली अभी इसमें दे रखा है, तो हम देखते हैं इसका यूज होता है, यानी व्हेन वी कनेक्ट एसी सोर्स टू डीसी सोर्स देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, यानी जब ये हमारे पास जो एसी सोर्स का जो है वोल्टेज दे रखी है, अब इसको हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, यानी दिष्ट धारा जनित्र से कनेक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 220√2 या √2 या 220 या 0 वोल्ट। तो हमें पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसमें जो वोल्टेज बहती है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इसमें देखो sin ωt होता है, तो ओमेगा क्या है मेरे पास, ओमेगा होता है 2πf और दैट इज 100 पाई के बराबर है, क्योंकि ओमेगा इंटू टी होता है, कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा 100 पाई के बराबर आएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज आ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में जो कंपन होते हैं वाइब्रेशन, उसकी जो संख्या होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसमें 50 जो है कंपन होंगे 1 सेकंड में। तो जब दिष्ट धारा जो जनित्र होगा, दिष्ट जो वोल्टमीटर होगा दिष्ट धारा का, या फिर डीसी सर्किट होगा उसमें जो वोल्टमीटर लगा होगा उसका एक तरह से ऐसा वोल्टमीटर होगा कुछ, तो ये सपोज करो 0 है, तो 50 सेकंड में कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा, ऐसे कंपन होंगे, 50 सेकंड में इधर उधर होगा, तो इसकी जो सुई है वो ना इधर मूव कर पाएगी, वो ना इधर मूव कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है जो एसी सर्किट होता है उसमें इतना ही प्लस होता है उतना ही माइनस की तरफ होता है, दोनों तरफ जो है रोटेट करता रहता है वोल्टेज। तो जैसे इसमें इधर रोटेट करेगा फिर दूसरी तरफ रोटेट करेगा, इसके कारण जो सुई है मूवमेंट नहीं कर पाएगी या हिल नहीं पाएगी, या फिर हम कहें कि जो इतना इधर आएगा प्लस और उतना ही माइनस आएगा, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।